हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम उपेंद्र सिंह जी की जो बुक है उसको ही हम देखने वाले हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रारंभिक भारतीय इतिहास की बदलती व्याख्याएं, यानी कि जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसकी किस प्रकार से व्याख्या जो है, इंटरप्रिटेशन जो है वो चेंज हो रही है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर प्राचीन और मध्य पूर्व युगीन इतिहास के इतिहास लेखन में समय समय पर क्या है, बहुत परिवर्तन हुए हैं, जिनको बदलते हुए राजनीतिक और भौतिक संदर्भों के साथ क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, जिनमें ऐसे परिवर्तन फलीभूत हुए हैं। तो इतिहास लेखन की विभिन्न परंपराओं को अत्यंत सरलीकृत और बहुत ही आसानी तरीके से देखने की जो परिपाटी, मतलब एक विचारधारा पहले से बनी आ रही थी। इतिहास लेखन सभी विधाओं एक जटिल चित्र प्रस्तुत करती है। किसी एक ही प्रकार की इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत बहुत सी विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जो है इतने पूरे पैराग्राफ में ये चीजें हैं कि एक विचारधारा से ही क्या है, एक समय पे लेखन होता है। फिर जब इस विचारधारा में बहुत सारी बातें होती रहती हैं तो फिर बहुत समय बाद जो है इसमें से दूसरी विचारधारा निकल के आती हैं, और फिर तीसरी और चौथी। तो इसी तरह से क्या है, बहुत ही उसमें क्या है, विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो इसी तरह क्या है, एंशियंट हिस्ट्री में भी हमें बहुत सारी जो उनकी इतिहास को व्याख्या करने का तरीका है, नजरिया है, वो भी क्या है, हमें विविधताओं से परिपूर्ण देखने को मिल जाता है। इनमें से कुछ तो परस्पर विरोध के बाद भी सह अस्तित्व में रहते हैं। तो इसमें बात करते हैं कि कुछ जो है बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, विरोध करते हुए क्या है दिखाई पड़ते हैं। तो कुछ क्या है, बहुत ही जो विरोध नहीं करते उसमें हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसमें बहुत सारे इतिहास लेखन को किसी न किसी विशिष्ट परंपरा के अधीन क्या है, सुनियोजित करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि एक विचारधारा है और एक दूसरी विचारधारा, दोनों ही एक दूसरे का क्या है, विरोध करती हुई नजर आती हुई हमें नजर आती हैं। कब? तो हम यहाँ पर देखते हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी के लेखन में यूरोपीय विद्वानों का वर्चस्व रहा है, बिल्कुल रहा है, और जिन्हें लोकप्रिय अर्थ में क्या कहते हैं, ओरिएंटलिस्ट या प्राच्यवादी, या फिर कहें इंडोलॉजिस्ट, यानी ओरिएंटलिस्ट कहें या प्राच्यवादी कहें, इंडोलॉजी कहें यानी भारतविद। ये एक क्या है, विचारधारा है जो कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या थी, हमारे भारत में विद्वान थी। और ये किसकी विचारधारा थी, ये यूरोपीय विद्वानों का ही इसमें वर्चस्व रहा है। जबकि ये स्वयं को, अपने आप को ओरिएंटलिस्ट क्या कहते थे, एंटीक्वेरियन यानी पुरातनिक कहलाना पसंद करते थे, अपने आप को पुरातनिक कहलाना पसंद करते थे। कौन? ओरिएंटलिस्ट, इंडोलॉजी या प्राच्यवादी या भारतविद, दोनों जो है अपने आप को पुरातनिक कहलाना पसंद करते थे। और ये जो शब्दावली यहाँ पर इंडोलॉजिस्ट या कहें प्राच्यवादी, ये सभी एक ही विचारधारा के लोगों के लिए प्रयुक्त की गई है। अब आगे बात करेंगे, इसमें से अधिकांश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के और बाद में क्या है, भारत के ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम थे। तो इसमें कौन कौन से लोग थे, वो लोग शामिल थे जो तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर बाद में भारत के ब्रिटिश सरकार के क्या है, मुलाजिम या फिर कहें कर्ता धर्ता, यही लोग थे ब्रिटिश सरकार के सर्वेंट कह सकते हैं, या फिर इन्हीं की नौकरी करते थे, जिनको ओरिएंटलिस्ट या इंडोलॉजिस्ट कहलाते थे। सन 1789 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बनने के बाद भारतीय अतीत के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन में संलग्न एक उत्कृष्ट मंच मिल गया। तो यहाँ पर क्या है,
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। कब होती है? 1789 में। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1789 में होती है। अब ये क्या काम करती है? ये वो काम करती है जो भारतीय अतीत है, यानी भारत का जो भूतकाल है, जो गुजरा हुआ इतिहास है, बीती हुई बातें हैं, उन सब का क्या करना है? अध्ययन करना है। वही और ये अध्ययन करने का काम एक सोसाइटी ने संभाला जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इन भारतविदों जो कि हमारा यहाँ पर इंडोलॉजिस्ट कह सकते हैं भारतविदों का, या फिर ओरिएंटलिस्ट भी कह सकते हैं, प्राच्यवादी भी कह सकते हैं। तो भारतविदों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है? प्राचीन भारतीय पाठों संग्रह, संपादन और अनुवाद से जुड़ा हुआ था। इसी क्रम में सूचनाओं के रूप में ये देशी सूचनाओं पर निर्भर थे, किंतु उनके विषय में उन्होंने अधिक जिक्र करना अहम नहीं समझा। इंडोलॉजी कालांतर में ब्रिटिश साम्राज्य की परिधि से बाहर यूरोपीय विश्वविद्यालय में भी अध्ययन के विषय के रूप में स्थापित होने लगी। अब ये ब्रिटिश साम्राज्य की परिधि से बाहर निकलकर यूरोपीय विश्वविद्यालय में इसलिए इन सभी का अध्ययन किया जाने लगा क्योंकि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इन्होंने क्या किया? भारतीय साहित्य का इन्होंने अनुवाद किया, और अनुवाद हो गया तो फिर जो यूरोपीय विश्वविद्यालय हैं वहां पर यही अनुवाद की गई पुस्तकें गई और उन्होंने उनको पढ़ के क्या है? भारत के बारे में समझने का प्रयास किया। आगे है प्राचीन पाठों के अध्ययन के अतिरिक्त 19वीं शताब्दी में पुरातत्व, सिक्के तथा अभिलेखों का अध्ययन, कला, स्थापत्य कला का अध्ययन भी होने लगा था। अशोक के ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का पढ़ा जाना इस दिशा में विशेष महत्वपूर्ण घटनाएं थी। मतलब अशोक के जितने भी अभिलेख थे उसको पढ़ने का श्रेय भी किसको जाता है? ब्रिटिश के अधिकारियों को जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले उन लोगों जो लेखन है अशोक के उसको पढ़ा था, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ा था। प्राचीन सिक्कों के विश्लेषण से राजनीतिक इतिहास के निर्माण में बहुत सहायता मिली। भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के अफसरों द्वारा पूर्व ऐतिहासिक पत्थर के औजारों की खोज में भारतीय पूर्व इतिहास की नींव रखी गई। तो यहाँ पर क्या है? सबसे पहले कि किस प्रकार हमने प्राचीन भारत को समझना जो है स्टार्ट किया था। लेखन और जो भी हमारे सोर्स है वो तो जिस समय के हैं वो उस समय थे, लेकिन इन सबको खोजने का कार्य किसने किया? ब्रिटिश सरकारी अधिकारियों ने किया। आगे है पुरातत्व। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब होती है? 1871 में। तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एशियाटिक सोसाइटी 1789 में, और उससे पहले ही हमारे यहाँ पर क्या है? उसके बाद जो है लगभग जो है 100 सालों के बाद क्या होता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1871 में जो है स्थापना होती है। और आने वाले वर्षों में भारतीय अतीत के भौतिक अवशेषों को खोजने और उनका विश्लेषण करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आगे देखते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी की उपलब्धियों की जड़ें अनिवार्य रूप से औपनिवेशिक उद्देश्यों से जुड़ी हुई थी, जिनकी पुष्टि इस काल के भारत संबंधी लेखन के चरित्र से होने लगती हैं। आगे है उनकी पुष्टि इस काल के भारत संबंधी लेखन के चरित्र से होने लगती है। इन लेखों में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के ब्राह्मणवादी स्वरूप को अधिक महत्व दिया गया। सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं एवं परंपराओं को पश्चिमवादी दृष्टिकोण से आंका जाने लगा। मतलब वहां पर जो भी लेखन हुआ वो पश्चिमी विचारधारा से ही लेखन स्टार्ट हुआ था। अभी यहाँ पर क्या है? भारतीय लोग जो थे वो अपने इतिहास को अभी पढ़ना या फिर अध्ययन करना स्टार्ट नहीं किए थे। भारतीय समाज को एक गतिहीन रुके हुए संदर्भ में देखा गया। सदियों से यहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं में निरंकुशवाद पर आधारित बताया गया। नस्ल, धर्म और जातिगत संस्थाओं को एक दूसरे से मिला दिया और प्राचीन भारत और विदेशी प्रभाव को आवश्यकता से अधिक क्या करके दिखाया? बढ़ा चढ़ाकर दिखलाने का प्रयास किया गया। अब ये बढ़ा चढ़ाकर क्यों दिखाया गया विदेशी प्रभाव? क्योंकि लेखन भी तो
विदेशी लोग ही कर रहे थे, भारतीय लोगों ने यहाँ पर लेखन जो है पढ़ना, अध्ययन करना वो स्टार्ट नहीं किया था। इसलिए उनका क्या है प्रभाव हमें लेखन कला में जो है, मतलब जो उन्होंने हिस्ट्री लिखी, अनुवाद लिखा, जो भी लिखा है उसमें विदेशी प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इस काल का था जब भारतीय अतीत के अध्ययन के लिए हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालों की संज्ञा दी जाने लगी। तो जब अध्ययन करते करते उन्होंने बताया कि अब ब्रिटिश अध्ययन करेंगे तो अपने ही काल को क्या कहेंगे, ब्रिटिश काल की संज्ञा उन्होंने दी। और उससे पहले जो है मुस्लिम काल और प्राचीन भारत को क्या कहा उन्होंने, हिंदू काल की संज्ञा देना क्या है शुरुआत कर दी थी। अब आते हैं बात इसी बीच 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय विद्वानों को एक नया वर्ग उभर कर सामने आया, जिन्होंने प्राचीन भारत के विषय में अपना आख्यान क्या है प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दिया। दरअसल विद्वानों की यह श्रेणी जो है उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन की ही उपज थी, अतः उन्होंने राष्ट्रवादी इतिहासकारों की श्रेणी में रखा जाता है। इन इतिहासकारों ने पाठ्यात्मक, अभिलेखीय तथा अन्य पुरातात्विक साक्ष्यों को जोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में एक समृद्ध परंपरा के रूप में शुरुआत की। विशेष रूप से राजनीतिक इतिहास की पुनर्रचना में उनका अधिक योगदान रहा। दक्षिण भारत के इतिहास को भारतीय इतिहास की मुख्य धारा से पहली बार जोड़ा गया तथा क्षेत्रीय राजनीतिक इकाई का अध्ययन क्या है विकसित होता दिखाई पड़ता है। कब, जब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे उसी समय क्या है एक वर्ग उभर कर सामने आता है। इन इतिहासकारों ने भारत के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विकास में स्थानीय जड़ों को मजबूती से सिद्ध करने का प्रयास किया, जो दरअसल उनके राष्ट्रवादी लेखन के प्रति कटिबद्धता का घोतक है। स्वर्ण युगों की तलाश पुनः उनके लेखन में इस तथ्य को दृढ़ करती है कि वैदिक काल और गुप्त काल के संदर्भ में ये बातें क्या है स्पष्ट हो जाती हैं। उन्होंने भारत के प्राचीन गणतंत्रों और जनतांत्रिक शासन प्रणाली के अध्ययन के द्वारा प्राच्यवादियों के उन मान्यताओं का इन्होंने विरोध किया। अब जब भारत में एक वर्ग क्या है अध्ययन करने में जुट गया तो जो प्राच्यवादी थे उनका क्या किया, इन्होंने विरोध किया। हालांकि इनके उद्देश्य क्या था, भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश कालों में बांटा गया था। मतलब यहाँ पर भी क्या है भारतीयों के द्वारा भी नहीं, जो अंग्रेजों ने बांटा था कि ये हिंदू काल है, ये मुस्लिम काल है, ब्रिटिश काल है, इसी बंटवारे को उन्होंने भी क्या किया, रिपीट किया भारतीय लोगों ने। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि हिंदू काल को क्या करना था, गरिमा मंडित किया जा सके और तुर्कों के आगमन को एक क्या करे, अभिशाप या त्रासदी के रूप में देखा जा सके। तो जो यहाँ पर राष्ट्रवादी भावना थी उनकी भावना से लेखन किया गया। आगे है वर्ष 1950 के दशक में मार्क्सवादी इतिहास लेखन का उदय होता है। तो जब लेखन कार्य हम करते हैं तो क्या है धीरे धीरे एक विचारधारा से हम एक दूसरी विचारधारा में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर पहले तो सिर्फ और सिर्फ दो विचारधारा थी, एक हिंदू हो गई और एक भारतीय हो गई और एक हो गई ब्रिटिश। तो इन दोनों आपस में ही विरोधाभास था, वे अपने आप को महिमा मंडित कर रहे थे, ये लोग जो है वो अपना ही गुणगान कर रहे जा रहे थे। तो दोनों में विरोधाभास था। फिर धीरे धीरे एक नया निकल के आता है क्या, मार्क्सवादी इतिहास लेखन का उदय होता है, जिसकी प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की पुनर्लेखन। अब जब मार्क्सवादी इतिहास लेखन आ जाएगा तो वो फिर से क्या है, चाहे वो प्राचीन हो, मध्यकालीन हो या एंशियंट हो, मॉडर्न हो, इन तीनों को क्या है वो पुनर्लेखन में डालेगा। मतलब दोबारा से वो इतिहास को लिखने का प्रयास करेगा और कौन सी विचारधारा को लेकर, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित होकर वो दोबारा से पुनर्लेखन का काम करेगा। अब आगे देखते हैं कि मार्क्सवादी जो हैं, मार्क्सवादियों ने इतिहास लेखन की दूरगामी उपलब्धि रही है और इतिहास में जो घटनाओं पर केंद्रित राजनीतिक आख्यान की जो परिपाटी थी उसमें क्या किया उन्होंने, सामाजिक, राजनीतिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं के अध्ययन की तरफ मोड़ देता है। इससे पहले हम देखते हैं तो हिंदू
मुस्लिम और ब्रिटिश, इन तीनों में ही क्या है विचारधारा बनती है। फिर राष्ट्रवादी भी आते हैं, राष्ट्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर अपने जो इतिहास है, चाहे वो एंशियंट हो, मिडिवल हो या फिर मॉडर्न है, इन तीनों में क्या है अपनी महिमा मंडित करते हैं। और फिर एक दोनों ही क्या है पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखते नजर आते हैं। अब यहाँ पर क्या हम मार्क्सवादी आ जाते हैं, तो मार्क्सवादी में क्या है समाज को देखने लग गए, समाज को देखने लग गए, आर्थिक संरचना को देखने लग गए, आर्थिक संरचना को देखने लग गए और प्रक्रियाओं के अध्ययन की तरफ मोड़ देते हैं और विशेषकर वर्ग विभाजन और कृषि संबंधों की चर्चा को यथोचित स्थान मिलता है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन की दूसरी उपलब्धि ये रही कि सदियों से दबे कुचले इतिहास को भी उन्होंने अपने अध्ययन के दायरे में लिया। तो यहाँ पर भी मार्क्सवादियों ने क्या किया, जो दबे कुचले जैसे कि किसान हो गए, दास हो गए, जो सालों से दबे आ रहे थे, उनके लिए किसी ने कोई इतिहास ही कभी नहीं लिखा, तो उनके लिए भी मार्क्सवादियों ने क्या किया, इतिहास में उनको जगह दी। आगे है, किंतु मार्क्सवादी इतिहास के इन महत्वपूर्ण हस्तक्षेप और योगदान के बावजूद उन्होंने पश्चिमी इतिहास और मानव शास्त्र में प्रचलित अध्ययन के एक रेखीय रूप प्रारूप मानदंड को अधिक तहजीब, मतलब उन्होंने जो उनकी विचारधारा भले ही जो दबे कुचले लोग थे उनको इतिहास में जगह दी, लेकिन उनकी विचारधारा भी कहीं ना कहीं कहाँ से प्रभावित थी, पाश्चात्य इतिहास से प्रभावित होती हमें दिखाई देती है। पाठ्यात्मक स्रोतों को कई बार सतही विश्लेषण करते हुए उनकी तिथियों निर्धारण और संदर्भों को क्या कर दिया, उन्होंने गौण कर दिया। पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग किया गया, किंतु पाठ्यात्मक स्रोतों को ही विश्लेषण केंद्र में रखा गया। सामाजिक संरचना की जाति और लिंग भेद की अपेक्षा वर्ग विभाजन पर क्या दिया गया, जोर दिया गया, और धर्म और संस्कृति यहाँ पर क्या हो गई, गौण हो गई, किसमें, मार्क्सवादी विचारधारा में। और सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं के प्रतिबंध के रूप में स्थान पा सके। तो यहाँ पर मार्क्सवादियों का जो इम्पोर्टेंट था वो सामाजिक और आर्थिक के रूप में ही ज्यादातर दिखाई देता है। आगे देखते हैं कि इन इतिहास लेखन परंपराओं में महत्वपूर्ण विभिन्नता के कुछ साथ साथ कुछ समानताएं भी थी, जैसे ब्राह्मणवादी संस्कृत ग्रंथों का जोर देना और पुरातात्विक स्रोतों की तरफ क्या है कम ध्यान देना। तो यहाँ पर जो भी ब्राह्मणवादी संस्कृत ग्रंथ थे इस पर ज्यादा लेखन कार्य किया गया और जो हमारे पुरातात्विक स्रोत थे उस पर क्या है कम ध्यान दिया गया। और इन परंपराओं के कुछ तत्व आज भी मौजूद हैं। प्राच्यवादी इतिहास लेखन की बहुत सारी मौलिक प्रावधानों का प्रयोग जैसे भारत तीसरी दुनिया के देशों में अभी भी होता है, जो एकाधिक दृष्टि से यूरोसेंट्रिक या यूरोपियन दृष्टि से देखने की आदत है। दूसरी ओर प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारतीय अतीत को अभी भी राष्ट्रवादी और सांप्रदायिक उद्देश्यों के प्रभाव को देखा जा सकता है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन का कुछ हद तक अभी भी है। आगे है विगत 50 सालों में ऐतिहासिक शोध और संबंधित अन्य विशेषताओं को भी चिन्हित किया गया। इस दौरान जो है नए सैद्धांतिक संदर्भ, विज्ञान, तकनीकी का प्रयोग तथा लगातार उपलब्ध होते पुरातात्विक सूचनाओं को रेखांकित किया जा सकता है। ऐतिहासिक सूचनाओं के इस बदलते परिप्रेक्ष्य में अतीत के जीवन निर्वाह की पद्धतियां, मानवीय अंतर संबंध से संबंध ज्ञान तथा इस काल के पर्यवेक्षण और तकनीक के विषय में बहुत अधिक जोड़ा जा सका। पूरा पर्यावरण अध्ययनों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के बदलते परिस्थिति में हुए विविध परिवर्तन और उनका मानव जीवन पर प्रभाव, ऐसे विषयों की समझ क्या है बढ़ी है। अभिलेखीगार में संग्रहित सामग्री का व्यापक प्रयोग हुआ है, जिससे संस्थाओं और विचारों के विषय में विशद विवेचना संभव हो सकी है। जब प्राचीन आधुनिक जैसे इतिहास बड़े विभागों के बीच की दूरी से बढ़ने लगी, इस दिशा में प्राचीन धरोहरों के आधुनिक इतिहास का अध्ययन करना अच्छा प्रयोग कहा जा सकता है। अब इतिहासकार विशेषकर स्त्रियों
के एक छोटे से दल द्वारा किए गए शोधों, खासकर लिंग भेद संबंधों से जुड़े प्रश्नों पर किए गए शोधों के आरंभिक भारतीय समाज इतिहास की सीमाओं को बृहत रूप में बदल डाला। ऐसे विशिष्ट इतिहास लेखन का उद्देश्य जो है इतिहास में स्त्रियों के महत्व को मात्र पुनर्स्थापित करना नहीं है। उन्होंने समाज में नारी की स्थिति के पारंपरिक चित्रण से अलग हटकर कुछ क्रांतिकारी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का भी प्रयास किया है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो वुमेन हिस्ट्री की बात हो रही है। तो नारीवादी इतिहास लेखन के प्रयासों की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि जो लिंग भेद है, मतलब ये स्त्रियों का काम है, ये पुरुषों का काम है, या फिर जो विचारधारा हमारे समाज में है, यानी कि पितरात्मक समाज है, तो वही क्या है, लिंग भेद ये वहीं पर हो जाता है। और वर्ग, जाति और राजनीतिक शक्ति पर आधारित सामाजिक वर्गीकरण के बीच संबंध स्थापित किया है। आगे है पूर्व मध्यकालीन इतिहास लेखन में नई दिशा के रूप में विविध क्षेत्रों और उप क्षेत्रों के बदलते हुए ऐतिहासिक परिदृश्य का अध्ययन सम्मिलित है। अभिलेखीय साक्ष्यों और एवं पाठ्यात्मक स्रोतों के पुनर्विश्लेषण के द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना में हुए परिवर्तन को चिन्हित किया जा सकता है और क्षेत्रीय इतिहास लेखन परंपरा की नींव रखी गई। कृषि संबंध और राजनीतिक शक्ति के वैधानिकीकरण के बीच विशेष ध्यान दिया गया है। इसी संदर्भ में पूर्व मध्ययुगीन भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों का विविधतापूर्ण ऐतिहासिक पुनर्लेखन क्या हो सका है, संभव हो सका है। तो यहाँ पर डी कौशाम्बी का यहाँ पर फोटो दिया गया है, जो कि एक मार्क्सवादी हिस्टोरियन है। कौन है? मार्क्सवादी हिस्टोरियन है। आगे है इतिहास लेखन के पुराने और नए सैद्धांतिक और वैचारिक धारणाओं के महत्व और सीमाओं का विश्लेषण प्राचीन और पूर्व मध्ययुगीन इतिहास की दृष्टि से दोनों का ही क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि फिर भी भविष्य में क्या है, इतिहास लेखन की दिशा में उन तथ्यों पर निर्भर करेगी जब वर्तमान में उपलब्ध इतिहास लेखन के उपादानों में इतर नए प्रश्न उठेंगे। मतलब कि यहाँ पर नए प्रश्नों का उठना क्या है, एक नई विचारधारा, जैसे कि वुमेन हिस्ट्री हो गया, एक न्यू हिस्ट्री हो गई, इन्वायरमेंटल स्टडी होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्टडी होगी, इसके इतिहास में मॉडर्न आधुनिक भारत में या फिर मध्यकालीन भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर थी, इन सब में बहुत ज़्यादा खोजें होंगी। इन्वायरमेंटल स्टडी होगी। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि कैसे हम टॉपिक को चुने, तो उसमें बताए थे कि किस प्रकार से इतिहास में हम किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं और वहाँ पर कौन कौन से टॉपिक जो है ले सकते हैं। एक नई विधा को भी हम जन्म दे सकते हैं। तो ये नई विधा क्या हो जाएगी, नए प्रश्न को उठाया जाए तभी क्या है, नई विधा जो है निकल कर सामने आएगी और नई वैचारिक और सैद्धांतिक अवधारणाओं का सृजन किया जा सकेगा। तो यहाँ पर एक संभावना भी बताई गई है कि जब हम नए क्वेश्चनों को लेंगे तभी हम एक नई अवधारणा को क्या कर पाएंगे, जन्म दे पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ हमने जो है यहाँ पर देखा था कि किस प्रकार से जो है बदलती व्याख्याएं हैं इस वाले टॉपिक में। आरंभिक देखी, फिर बाद में किस प्रकार से बदलती हैं, मार्क्सवादी आती है, वुमेन्स आती हैं, विचारधारा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम अगले वीडियो में हम इसी लास्ट जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करेंगे कि नवीन इतिहास लेखन और आलिखित इतिहास के बारे में। आलिखित मतलब जो सिर्फ मौखिक इतिहास के बारे में, कि किस प्रकार से जो लोग सुनी सुनाई बातें हैं उसको किस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं, उसमें से जो फैक्ट हैं उसको निकाल सकते हैं। तो इन सभी का हम अगले उसमें हम वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।